कक्षा 10 अर्थशास्त्र अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। इन चित्रों को देखें आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। इन तस्वीरों को आप देखें जो विविध कार्यों में लोग लगे हुए हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। इन चित्रों में दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आप यह देख लें, प्राथमिक क्षेत्रक कृषि। कृषि में किस प्रकार के कार्य होते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रक है। चित्रों को देखें, अवलोकित करें। इसके बाद आप देखें, प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है कौन? कृषि के क्षेत्र में, ये प्राथमिक क्षेत्रक हैं। दूसरी तरफ आप देखें, और द्वितीयक क्षेत्रक औद्योगिक, ये द्वितीयक क्षेत्रक हैं। देख लें, विनिर्मित वस्तुएं उत्पादित करता है। अब इसके आगे देखें, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। तो जो क्षेत्रक बताए गए आपको, वह 3 तरह के फिर से आप देख लें। ये प्राथमिक क्षेत्रक कृषि, जो प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है, और द्वितीयक क्षेत्रक औद्योगिक, जिसमें विनिर्मित वस्तुएं उत्पादित करता है। वहीं उसके साथ में आप देख लें, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। यह तृतीयक क्षेत्रक है। हम विस्तार से इसके बारे में चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया या चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्रक क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोट भी है, जो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है और उपयुक्त 2 क्षेत्रकों से भिन्न है। अन्य गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार, संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है।
परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। आप देख लें आगे, यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत परस्पर निर्भर है। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। देखिए आप, आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण, एक तरफ उदाहरण है, दूसरी तरफ यह क्या प्रदर्शित करता है। कल्पना करिए यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। यह द्वितीयक और औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार में कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती है तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं और कपास की कीमत गिर जाएगी। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। इन पर विचार करें। विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता दिखाते हुए उपर्युक्त सारणी को भरें। जो ऊपर यह सारणी दी हुई है आप इसको भरेंगे। पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से विभिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर की व्याख्या करें। जो नीचे दिए गए हैं व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करें, जिसमें देखें आप दर्जी, टोकरी बुनकर, फूल की खेती करने वाला, दूध विक्रेता, मछुआरा, पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाला, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, महाजन, माली, कुम्हार, मधुमक्खी पालक, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर का कर्मचारी। विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है? क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है? चर्चा करें। आगे देखिए आप 3 क्षेत्रकों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? हम सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद कार्य है बल्कि आप अन्य आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की देखें आप यहाँ पर, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया। किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं? यह अत्यंत बेतुकी की बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और इसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ एक सावधानी
बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तुएं या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है। बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले से आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है। 3 क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आगे आपको स घ उ के रूप में बताया जाएगा, लिखा मिलेगा आपको। सकल घरेलू उत्पाद को संक्षिप्त में स घ उ के नाम से जानेंगे आप। सकल घरेलू उत्पाद बार बार हम इसलिए विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि वे इसका ध्यान रखेंगे। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है, तब जीडीपी का अनुमान करता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राकृतिक क्षेत्रक में आती थीं और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्ष से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए, उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुछ उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित है। विकसित देशों में यह सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में 3 क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। इन पर हम सब विचार करें। विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों पर हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है? अव्यवस्थित वाक्यांश से सकल घरेलू उत्पाद
गणना है तो महत्वपूर्ण वस्तुओं को व्यवस्थित एवं सही करें। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि आप मूल्य की विधि का उपयोग करके प्रत्येक चरण में जोड़े गए वस्तु या सेव के मूल्य की गणना कैसे करें। आगे देखिए आप, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आए हैं। तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद आप देख लें, यहाँ पर रुपए करोड़ में दर्शाया गया है और दूसरी तरफ क्षेत्रों में काम करने वाले लोग। आरेख पर अवलोकन करते हुए आपको इसका उत्तर देना है। आप देख लें, यहाँ पर एक बार फिर से इस चित्र को देख लें। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक तीनों को अलग अलग रंग में यहाँ पर दर्शाया गया है। क्या करना है विद्यार्थी को, देखें 1973-74 में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक कौन था। 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था। उत्पादक क्षेत्र आपको पहले ही बताया गया, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, जो रंगीन करके आपको दिखाया गया है, इससे आप तय करें। देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। 2013-14 नवीनतम वर्ष जिसके लिए तुलनीय आंकड़ा उपलब्ध है, यह 2013-14 का आंकड़ा है। भारत के जीडीपी क्या है 2013-14 में। सन 1973-74 और 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विचार करें। उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्रक के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। देख लें आप, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी यहाँ पर फीसदी के आधार पर, परसेंटेज, प्रतिशत के आधार पर दिया गया है। फिर वही कलर यहाँ पे रंग दिखाया गया, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्रक सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही। भारत में सेवा क्षेत्रक कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह करते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख लें, भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आरेख आप देख सकते हैं नीचे। वर्ष 2000
वर्ष 1972-73 एवं 2011-12 वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी यहाँ देखिए आप किस प्रकार से दर्शाया गया है। और प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र तीनों को अलग अलग रंग में दिखाया गया। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप दूसरी तरफ इस चित्र को। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार की पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5वां हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। खुली बेरोजगारी, इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। आप देख लें, अल्प बेरोजगारी और यहाँ पे आपको शब्द दिए गए, इसको विद्यार्थी समझें। अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। दूसरी तरफ यहाँ देखें आप, खुली बेरोजगारी, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, इन दोनों नामों से जाना जाता है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अन्य श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं। अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं, परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। आओ इन पर विचार करें। देखिए, आप आंकड़ों का प्रयोग कर सारणी की पूर्ति करें। जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर दें। यदि आंकड़े कुछ वर्षों के नहीं हैं तो उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। देख लें आप,
सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी, रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 72, 73, 73, 74, 2011, 12, 13 और 14 इसके आंकड़े ऊपर दिए गए हैं, जिनसे आप इसे उनको देख करके इसे पूर्त कर सकते हैं। 40 वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते, सुस्त ढंग से काम करते, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें, वैषम्य बताएं, उसमें विभिन्नताएं क्या है, भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए, हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। आप देखें, उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम यहीं पर अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम भाग को पूर्ण करते हैं और शेष भाग हम दूसरे और अंतिम भाग में करेंगे।